नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल में यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से। तो जैसा कि जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो क्वेश्चंस आपकी गाइड में दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो हमने जो सामाजिक सोशल साइंस का हिंदी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन आज हम जो एक सैद्धांतिक पेपर है आपके सिलेबस में, उस पेपर के बारे में जो जनरली क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो आपका सेकंड पेपर है समावेशी शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा की जो पेपर है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, कि कौन कौन से उसमें क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन किस तरह से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और देखिए ये इसमें ईयर्स लिखे हुए हैं कि किस सन में क्वेश्चन किस वर्ष आए हुए हैं, जो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। तो पहला कह रहा है कि निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं, इसमें से कौन से जो है वो निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। प्रत्याभिज्ञान प्रश्न है आपके, पुनः स्मरण प्रश्न है, बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न है, या उदाहरणार्थ प्रश्न है। तो जो उदाहरण के तौर पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है। ओके, इसमें देखिए टिक भी किया है मैंने, पहले से टिक है तो आप उससे भी देख सकते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता कौन सी नहीं है? निम्न में से जो कौन सी विशेषता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता नहीं है? समय की मितव्ययिता, फलांकन की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता, रचना एवं प्रशासन की सुगमता। देखिए बाकी सारी जो है समय की मितव्ययिता, वस्तुनिष्ठ परीक्षा आपको लेनी है तो उसमें समय कम लगता है। फलांकन की सुगमता, जो उसका इवैल्यूएशन है, जो मार्किंग है वो पहले जल्दी हो जाती है, आसानी से हो जाती है। रचना एवं प्रशासन की सुगमता, आप अच्छे से इस एग्जाम को कंडक्ट करा सकते हो अगर चाहें तो, लेकिन पाठ्यक्रम की व्यापकता जो है वो इसकी विशेषता नहीं है। ओके, तो ऑप्शन सा जो इसमें दिया हुआ है वो आपका सही होगा। समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह लक्ष्य किसका है? समस्या भी हमारी और लक्ष्य भी हमारा, हल भी हमारा, यह लक्ष्य किसका है? तो यह लक्ष्य जो है वो क्रियात्मक शोध का है, या जिसको हम कह सकते हैं एक्शन रिसर्च। इंग्लिश में इसको आपकी बुक में जो है वो एक्शन रिसर्च का नाम से टॉपिक दिया हुआ है। ओके, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है, निम्न में से शैक्षिक मूल्यांकन जो एजुकेशनल इवैल्यूएशन है उसका अंग कौन सा है? व्यवहारात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, या अधिगम अनुभव। जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो शैक्षिक एजुकेशनल इवैल्यूएशन का पार्ट है। परिकल्पना होती है, परिकल्पना मीन्स इंग्लिश में इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। कभी कभी होता है ना कि आपको कोई इंग्लिश टर्म जल्दी समझ में आ जाता है हिंदी के अपेक्षा। हिंदी में हो सकता है आपको उसका मीनिंग ना पता हो, लेकिन आपको इंग्लिश में उसका मीनिंग पता है तो आप रिलेट कर सकते हो उससे। ओके, सो परिकल्पना होती है। देखिए परिकल्पना होती है, समाधान का बाद में का अनुमान, कोई अनुभव क्रिया नहीं किया जाता, शोध के मध्य में अनुमान, या समाधान का पूर्व अनुमान। देखिए जब भी हम कोई परिकल्पना करते हैं या हाइपोथेसिस, जब कोई हाइपोथेसिस का मतलब ही होता है कि आप किसी प्रॉब्लम का समाधान, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो, उससे पहले आप अनुमान लगाते हो, है ना। किसी चीज के बारे में अनुमान लगाते हो कि हाँ इस वो भी कोई भी अगर हम रिसर्च कर रहे हैं या कोई भी अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा या उसका जो परिणाम है वो क्या होगा। ओके, सो जो परिकल्पना जो है वो समाधान का पूर्व अनुमान होती है। ओके, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। जो मापन का सामान्य सिद्धांत है वो किस विज्ञान से संबंधित है या किस आपके विषय से संबंधित है? देखिए विज्ञान से, अर्थशास्त्र से, गणित से, या भूगोल से। देखिए मापन का जो सामान्य सिद्धांत है वो गणित, मैथमेटिक्स से संबंधित है। ओके, ये क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चंस का जो कॉन्टेक्स्ट है, इसका जो कंटेंट मटेरियल है वो आपकी बुक में दिया हुआ है। आपकी गाइड में जो बुक, जो चैप्टर में जो टाइप चैप्टर्स में जो दिया हुआ है मटेरियल है, उस बुक से ही ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ओके, सो आपको अगर ज्यादा डिटेल में करना है, डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप उस बुक को कंसल्ट कर सकते हो। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह एक कथन दिया हुआ है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार, कोई हम निश्चित
नियम बना ले, उसके अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो ये कथन पूछ रहा है कि यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो एस स्टीवेंस का है, एस स्टीवेंस का। अब देखिए जो स्टार जिसके आगे लगा हुआ है ना, उस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी इनको। ओके, शैक्षिक उद्देश्य के अंग कौन कौन से हैं? शैक्षिक उद्देश्य के अंग देखिए, बालक, समाज, विषय वक्त, उपर्युक्त सभी। सो ऑल ऑफ द जो ऑप्शन द है आपका उपर्युक्त सभी वही होगा, क्योंकि शैक्षिक उद्देश्य में आपका बालक होगा, बालक नहीं होगा तो हम किसको पढ़ाएंगे या किसको हम शिक्षा देंगे। समाज होगा, समाज से भी आप शिक्षा प्राप्त करते हो। विषय वस्तु होगी, अगर हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है, कंटेंट क्लियर नहीं है कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, सो उसके भी शैक्षिक उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। तो शैक्षिक उद्देश्य के हैं उसमें ये तीनों आ जाएंगे। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है, जो बालक के विभिन्न कौशलों को विकसित होने वाला क्षेत्र है वो उपर्युक्त सभी है। इसमें क्रियात्मक क्षेत्र भी आ जाएगा, ओके, कॉग्निटिव जिसको आप एरिया कहते हैं, क्रियात्मक शोध भी आ जाएगा, ज्ञानात्मक शोध क्षेत्र भी आ जाएगा, भावात्मक क्षेत्र भी आ जाएगा। तो तीनों इसमें सही ऑप्शन आपका ऑप्शन द होगा। बौद्धिक योग्यता में बोध का का अंग नहीं है। ओके, मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको इसका मटेरियल पढ़ना है या क्वेश्चंस के पीछे के जो थ्योरी है वो पढ़नी है तो वो पढ़ के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। ओके, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है, ये क्वेश्चन वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, ये कोई नए क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी देखिए ईयर भी उसमें लिखा हुआ है। उपचारात्मक शिक्षण जिसको हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं वो संबंधित है। देखिए, बच्चों को गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों में पठन क्षमता विकास करने से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, या बच्चों को अंग्रेजी विषय के शिक्षण से। देखिए, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है कि जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं या किसी विद्यालय में पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ का कथन है। देखिए, अब यहाँ पे इस तरह के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हो, ये तो आया हुआ है 2017 में। या तो ये पूछ देगा कि ये जैसे जो इसमें दिया हुआ है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि ये किस। अब ये यहाँ पे 4 कथन ही दिए हुए हैं, फिर ये पूछ रहा है कि रॉस का कथन इसमें से आपको बताना है कौन सा है। इसके पीछे इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम कथन कारक वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, कि कौन कौन से कथन हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके, जो भी मनोवैज्ञानिक हैं या जो शिक्षा शास्त्री हैं उनके द्वारा जो दिए गए कथन है उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया? देखिए, स्टीफन एम कोरे, जो इन्हीं को एस एम कोरे भी कहते हैं, सो उन्होंने क्रियात्मक शोध में, क्रियात्मक शोध की अनुसंधान, ओके, क्रियात्मक शोध के अनुसंधान
का प्रयोग किया। ओके, एक्शन रिसर्च कहते हैं। को प्रधानाध्यापकों व छात्रों को या शिक्षक, प्रधानाध्यापक, छात्र, बीएसए व बीएसए सभी को। तो देखिए एक्शन रिसर्च का मतलब हुआ वो तो कोई भी कर सकता है ना। शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है, पढ़ाने के वक्त उसको कोई दिक्कत हो रही है, बच्चों को समझाने में दिक्कत हो रही है, बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही है, तो शिक्षक उसके लिए क्रियात्मक शोध कर सकता है। प्रधानाध्यापक को लगता है कि यहाँ शोध करने की जरूरत है तो वो भी कर सकता है। जो हायर अथॉरिटीज में जो उच्च अधिकारी हैं जैसे एबीएसए या बीएसए, तो वो भी कर सकते हैं। ओके, और छात्र भी अपने खुद के अंदर से खुद से कुछ शोध कर सकता है कि हाँ मैं ये चीज नहीं समझ पा रहा हूँ तो क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन डी या दा होगा। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता कौन होता है? देखिए क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता दोनों हो जाएंगे, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया ना, जैसे शिक्षक और प्रधानाध्यापक, शिक्षक और छात्र, उन दोनों की महती भूमिका होती है। तो इसीलिए क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता जो है वो उत्पादक भी हो सकता है और वो उपभोक्ता भी हो सकता है, दोनों। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? मैंने पहले भी बताया, ऊपर ही क्वेश्चन आ चुका है। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक जो है वो स्टीफन एम कोरे है, या इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में एसएम कोरे कहा जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ? अब देखिए वर्ष वाले सन वाले क्वेश्चन मैंने पहले भी बताए थे कि ये तो आपको क्वेश्चन रिवाइज करके जाने ही पड़ेंगे, ओके, क्योंकि ये तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो आरंभ हुआ था वो 2009 से हुआ। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। 60 अंक प्राप्त करना क्या है? ये 60 अंक प्राप्त करना मूल्यांकन है, उपलब्धि है, परीक्षण है या मापन है। तो 60 अंक प्राप्त किए तो वो उसका मापन हो गया। ओके, परीक्षण तो परीक्षण करने के बाद ही ये पता चला कि इसके 60 अंक हैं, मूल्यांकन करने के बाद भी पता चला कि इसके 60 अंक हैं। तो मापन जो है वो इसका सही जवाब होगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई, ये भी सन वाला क्वेश्चन है। सो ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में विकसित हुई। देखिए सन वाले जो क्वेश्चन है ना वो किसी भी आपके सब्जेक्ट में आए हो, ओके, वो मैं एक ही जगह कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उससे ये होगा कि आप रिवीजन करने में आपको आसानी हो जाएगी। ओके, उसमें आपको डिस्टिंग्विश भी आप कर पाओगे कि अगर कंफ्यूजन है कहीं पे। ओके, तो वो मैं आखिर में करा दूंगा। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष है। संज्ञानात्मक को इंग्लिश में जो हम वो कॉग्निटिव कहते हैं। ओके, सो मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है ज्ञान से, अनुप्रयोग से, बोध से या उपर्युक्त सभी से। तो उपर्युक्त सभी से यहाँ पे सही उत्तर होगा। सतत मूल्यांकन कहलाता है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में, या नित्य प्रतिक्रिया जाने वाला मूल्यांकन। तो देखिए सतत मूल्यांकन द्विमासिक भी हो सकता है, त्रैमासिक भी हो सकता है, अर्धवार्षिक भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है, या नित्य प्रतिदिन हम कोई अगर मूल्यांकन कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो किसी भी तरह का मूल्यांकन हो। ओके, सो उपर्युक्त सभी यहाँ पे आपका सही। यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। अब यह कथन किसका? ये भी कथन कारक वाला क्वेश्चन है। तो ये कथन जो है वो ग्रीन का है। ओके, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो यह कथन जो है वो ग्रीन का है। अब इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे ना तो आप एक दो तीन बार इसको आप पढ़िए, दो तीन को पढ़िए, जो प्रतिपादक है उन कथन को जिन्होंने कहा है, दिया है, उसको पढ़िए। ऐसे ही याद कर पाओगे आप, या कोई ट्रिक लगा के याद करो। याद तो आपको करना ही पड़ेगा एग्जाम में। यहाँ नहीं आएगा तो आपके टेट के एग्जाम में आएगा, सीटेट के एग्जाम में आएगा, सुपर टेट के एग्जाम में आ सकता है। ओके, विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं। देखिए साइंस है, ज्योग्राफी है और एग्रीकल्चर है। ये किस तरह के विषय होते हैं? केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले, केवल मौखिक मूल्यांकन वाले, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन दोनों। तो देखिए जो आप साइंस पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, एग्रीकल्चर पढ़ते हो, तो उसमें जो आपका प्रैक्टिकल भी होता है और थ्योरेटिकल भी होता है। ओके, सो सैद्धांतिक और प्रायोगिक मूल्यांकन वाले दोनों होते हैं। ओके, और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कुछ इसमें है। उत्तम परीक्षण की विशेषता कौन सी है? उत्तम परीक्षण, ओके, इसकी विशेषता कौन कौन सी है? वैधता, जिसको वैलिडिटी कहा जाता है, वस्तुनिष्ठता
ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी कहा जाता है, उपर्युक्त सभी। सो उपर्युक्त सभी है, उत्तम परीक्षण जो है वो वैध होना चाहिए, जो निश्चित मापदंड है उनके आधार पर होना चाहिए, उसमें वस्तुनिष्ठता का गुण होना चाहिए, विश्वसनीयता मतलब रिलायबल, इस पे हम विश्वास कर सके कि जिन जिन पैरामीटर्स पे मूल्यांकन उत्तम परीक्षण किया जाता है, उन पैरामीटर्स को वो सूट करता हो। ओके, सो उपर्युक्त सभी जो है वो यहाँ पे सही उत्तर होगा। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन, मध्यांतर ज्ञान का मूल्यांकन या समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। सो होलसम नॉलेज इवैल्यूएशन। ओके, सो रचनात्मक मूल्यांकन में जो है वो समग्र ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन ड सही होगा। भावात्मक पक्ष कहलाता है बच्चों की रुचियों से संबंधित, संवेगों से संबंधित, मनोवृत्तियों से संबंधित या उपर्युक्त सभी। तो जब भी हम भावात्मक पक्ष की बात करते हैं या भावात्मक कारकों की बात करते हैं तो उसमें बच्चों की रुचियां हैं, कौन कौन से उनके इंटरेस्ट हैं, ओके, उनके संवेगों के बारे में, उनकी मनोवृत्तियों के बारे में, उनके जो यही सब आता है आपका। जनरली तीन ही मेन है इसमें, रुचि, संवेग, मनोवृत्ति, अभिरुचि। इसी तरह के जो संवेग मीन्स जो भावात्मक पक्ष से जुड़े हुए फैक्टर्स हैं उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? सो ब्लूप्रिंट का संबंध जो है वो प्रश्न पत्र निर्माण से है। क्वेश्चन पेपर फॉर्मिंग, क्वेश्चन पेपर को फॉर्म करने से संबंधित है ब्लूप्रिंट। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चन हुई हम डिस्कस किए, पहला वीडियो है ये, इसमें 2 या 3 वीडियो और आएंगे अभी पे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।